हेलो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो, अर्थ जो है ना, अर्थ वो क्या करता है, इसके आसपास में जितना भी पार्टिकल प्रेजेंट है सबको क्या करता है, अपने तरफ टानता है। अब ये जिस ताकत से, जिस फोर्स के साथ वो टान रहा है, वही क्या हो जाता है, इस पार्टिकल का वेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका वेट हो जा रहा है। जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को नीचे टान रहा है, वो क्या हो जाएगा, उस पार्टिकल का वेट हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले मेरा वेट जो है वो 60 kg है। वैसे वेट जो होता है वो न्यूटन में नापा जाता है, जो केजी में नापते हैं वो मास होता है। वेट को हम लोग किस में नापते हैं, वेट को हम लोग न्यूटन में नापते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जो अर्थ है वो हम लोग को फोर्स के साथ नीचे टान रहा है। किसके साथ, फोर्स के साथ। तो जिस फोर्स से टान रहा है उसी को न्यूटन वेट बोलेंगे हम लोग। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, मतलब वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। तो अगर हम बोले कि मेरा जो वेट है वो कितना है, 600 न्यूटन है, तो फिर हम सही बोल रहे हैं। अगर किसी इंसान का जो मास है वो 60 kg है, कितना है, 60 kg, तो अप्रोक्सीमेटली जो उसका वेट होगा अर्थ पे वो कितना होगा, 600 न्यूटन होगा। कितना होगा, 600 न्यूटन। तो वेट अलग होता है, मास अलग होता है। जिस फोर्स के साथ अर्थ हम लोग को अपने तरफ टानता है, उसी का मैग्नीट्यूड को हम लोग उस बॉडी का वेट बना देते हैं। अब जैसे अब हम लोग कोई बॉडी इमेजिन कर लेते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है, इरेगुलर शेप का है या फिर किसी भी शेप का एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। ये एक बॉडी है। अब इसमें ये एक बॉडी जो होता है वो मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी बहुत सारा पार्टिकल होगा, बहुत सारा अलग अलग पार्टिकल होगा, अलग अलग पार्टिकल होगा। अब क्या होगा, जो अर्थ है ये हर एक पार्टिकल को अपने तरफ नीचे टानेगा। तो हर एक पार्टिकल को नीचे टानेगा कुछ कुछ वेट के साथ। तो इसको W1 मान लेते हैं, इसको W2 मान लेते हैं, इसको W3 मान लेते हैं, W4, W5, ठीक है। W7, W8, W9, W10। तो मल्टीपल पार्टिकल का अलग अलग फोर्स से वो नीचे टान रहा होगा, सबका अपना अपना कुछ वेट होगा और अर्थ सबको नीचे टान रहा होगा। अगर हम बोले ये पूरा बॉडी का जो वेट होगा, ये यही सारा पार्टिकल का वेट को जोड़ के बनेगा। अगर ये बॉडी जो है, ये हर एक पार्टिकल, ये 10 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, यही 10 पार्टिकल डिसाइड करेगा। तो अगर ये सब को जोड़ दें तो ये बॉडी का वेट के बराबर हो जाएगा। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा ये W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस एंड सो ऑन, जितना भी पार्टिकल हो जाएगा। मान लेते हैं अगर किसी में 100 होगा तो W100, किसी में 1000 होगा तो W1000, तो n तक का सब कुछ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा। यानी बॉडी का वेट क्या होगा, उसमें जितना भी पार्टिकल है सबका वेट का सम के बराबर। अब हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि जो अर्थ है वो इसको WB फोर्स के साथ तानेगा, जो कि इसका वेट होगा। लेकिन ये आएगा कहाँ पे, मतलब ये सिचुएटेड कहाँ होगा, ये बॉडी में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, किस पोजीशन में, इस बॉडी का किस पोजीशन में ये वेट मौजूद होगा। तो जिस पोजीशन में ये वेट जो है वो प्रेजेंट होगा ना, वही तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जहाँ पे जैसे मान लेते हैं इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो ये WB है, वेट ऑफ द बॉडी, ये कहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है, WB। तो ये क्या हो गया, जिस पॉइंट में एक्ट कर रहा है ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारा जितना भी पार्टिकल का मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सारा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए, ज़ीरो, मतलब सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे अगर हम इसी को एक रेगुलर शेप में ले लेते हैं, एक रेगुलर बॉडी है और हम सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पहले ही मान लिए। तो अगर हम यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है और ये इसका एंड है और ये इस साइड का एंड है,
तो यहाँ पे जो वेट लग रहा है नीचे, अर्थ जो टान रहा है इसको, किस वेट से टान रहा है, मान लेते हैं ये 4 न्यूटन के साथ टान रहा है। कितना न्यूटन के साथ टान रहा है, 4 न्यूटन। और यहाँ से लेके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके यहाँ तक का, ये लास्ट वाला तक का जो डिस्टेंस है वो अगर हम 10 मीटर मान लेते हैं, कितना है 10 मीटर। उसी तरह इधर पे भी हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जो बॉडी में वेट एक्ट कर रहा है वो कितना मान लेते हैं, 2 न्यूटन है। कितना है, 2 न्यूटन। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 20 मीटर। तो इस साइड पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये कैसा मोशन क्रिएट करेगा, इसमें कैसा मोमेंट होगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, ये कैसा मोमेंट क्रिएट कराएगा, क्लॉकवाइज। और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में पढ़ चुके हैं क्या, कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो सम अब एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला क्या होगा, एंटी मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है यहाँ पे 4 मीटर, और डिस्टेंस कितना है, फोर्स है 4 न्यूटन और डिस्टेंस है 10 मीटर। इस साइड में क्लॉकवाइज वाला में कितना क्रिएट हो रहा है, फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का है, और डिस्टेंस कितना है 20 मीटर का। कितना आएगा, ये 4 10 जा 40 न्यूटन मीटर, और इधर कितना आएगा 2 इंटू 20 40 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी एक बॉडी का वो जगह होता है जहाँ पे मोमेंट ऑफ, जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया इस बॉडी में, फोर्स 0 हो गया। कैसे 0 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट भी 40 न्यूटन मीटर है, और क्लॉकवाइज वाला मोमेंट भी 40 न्यूटन मीटर है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्लस माइनस कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, ऐसा पॉइंट हो गया किसी भी बॉडी में जहाँ पे जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके अराउंड में नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो गया। ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन विच फैक्टर दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स। तो किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले वो डिपेंड करता है बॉडी का शेप पे, कैसा शेप है। अगर रेक्टेंगुलर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा, अगर सर्कुलर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा। तो सबसे पहले शेप पे डिपेंड करता है, उसके बाद साइज पे भी डिपेंड करता है, दूसरा जो है वो है मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला तो शेप ऑफ द बॉडी, कि शेप का है, दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे पहले शेप का ले लेते हैं। जैसे अगर कोई सर्कुलर बॉडी है, एक सर्कुलर बॉडी है, अब इसमें क्या होगा, इसका एक ये लैमिना है, एक प्लेट है जो कि सर्कुलर शेप में है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका ये जो सर्कल है इसका सेंटर में, सेंटर ऑफ द सर्कल में। तो एक सर्कुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल में। वहीं पे अगर हम एक स्क्वायर बॉडी लें, एक स्क्वायर बॉडी लें, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल बनेगा ना, 2 डायगोनल बनेगा, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों जहाँ पे मिल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉडी ले लेते हैं, तो उसमें भी सेम चीज़, इसका जो डायगोनल है उसको मिलाना है, जहाँ पे भी सेंटर डायगोनल दोनों का मिलेगा
वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। अगर एक ट्राइंगुलर लैमिना, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये डायगोनल, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराना है, ये जो वर्टेक्स है इससे इसका अपोजिट वाला साइड में एक परपेंडिकुलर गिराना है, ये जो वर्टेक्स है इससे अपोजिट वाला साइड में एक परपेंडिकुलर गिराना है। जिस पॉइंट पे तीनों का तीनों मिल जाएगा, तीनों का तीनों डायगोनल, वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया ट्राइंगल का। अब एक क्वेश्चन पूछता कभी कभी एग्जाम में कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ज़रूरी है कि वो बॉडी पे ही हो, मतलब बॉडी के अंदर में ही हो, ज़रूरी तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के बाहर कहीं पे, बॉडी के अंदर है ही नहीं। तो ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बहुत से केसेस में वो बॉडी पे होता ही नहीं, बॉडी के बाहर चले जाता है। जैसे अगर हम एक रिंग लें, तो अगर हम एक रिंग लें, जो कि रिंग कैसा होता है, बीच में तो कुछ नहीं होता, बस एक सर्कल जैसा होता है। तो अगर हम एक रिंग लें और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने खोजें, तो एक रिंग कैसा होता है, इसी शेप का होता है। अब इसका सेंटर, इसमें तो बीच में कुछ नहीं है, साइड में भी कुछ नहीं, बस ये है सरफेस। अब अगर इसको ऐसे बैलेंस करेंगे तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे नहीं होगा बैलेंस। तो इसको हम लोग ईजी तरीक़ा से इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, इसका बॉडी के बाहर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको पता करके। तो इसका बॉडी के बाहर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके लिए हम एक रबड़ से ऐसे, ठीक है, ये एक डायमीटर खींच दिए और दूसरा हम ऐसे डायमीटर खींच दिए। जहाँ पे दोनों का दोनों अलाइन करेगा, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा इस रिंग का। इस रिंग का क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड दी बॉडी होता है। यहाँ से एक लाइन हम इधर लाएं, एक लाइन नीचे लाएं, जहाँ पे मिला वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो रिंग में ऐसा होता है। उसके बाद अगर हम, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एक स्केल लें जैसे ये, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी कहाँ है, अभी ये ऐसे है, अभी यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बीच में स्केल का बीच में है। लेकिन अगर हम इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दें, मतलब किसी भी साइड, इस साइड पे या फिर इस साइड, किसी भी एक साइड में मास ज़्यादा बढ़ा दें, तो अगर हम एक एक्सटर्नल बॉडी लें और उस पे इसको जोड़ देते हैं, अब देखो यहाँ पे हम क्या किए, एक दूसरा बॉडी लिए जिस पे इसको जोड़ने के बाद इधर का एक साइड का जो मास है वो ज़्यादा हो गया और दूसरा साइड का मास जो है वो कम हो गया। तो अगर हम पहले जहाँ पे बैलेंस कर रहे थे वहाँ पे बैलेंस करते हैं तो ये नहीं होगा, ये गिर जाएगा। लेकिन अब अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। ये किधर है, ये इस तरफ नीचे जा रहा है, तो जिस तरफ मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये याद रखना, जिस तरफ मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले मास दोनों तरफ इक्वल था तो बीच में था, अब मास किधर हो गया ज़्यादा, इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ मास ज़्यादा हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लेफ्ट में शिफ्ट हो गया होगा। तो हमको किधर लेके जाना है, यहाँ से बीच से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। तो लेफ्ट की तरफ अगर हम यहाँ लेके जाएँ तो देखो बैलेंस हो गया। तो अब पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब कहाँ है, यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से, मास का जो कॉन्फ़िगरेशन है इस पर्टिकुलर सिस्टम में वो चेंज होने के बाद क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया, उसका सेंटर पोजीशन चेंज हो गया। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे हम लोग देखें, और शेप पे भी डिपेंड करता है। और भी बहुत सारा शेप्स हैं जिसके बारे में आप लोग का बुक में दिया हुआ है। अगर हम इसका नोट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी, इतना तो समझ में, सर्कुलर है मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे, एक सर्कल में घूमे, एक सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, एक पार्टिकल है जो कि ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ से निकला था, ये घूमते घूमते वापस यहाँ आ गया, लेकिन यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म है। सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? इसका जो स्पीड है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में जितना स्पीड था उतनी स्पीड यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। तो मतलब हर एक जगह पे उसका स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम इस पार्टिकल को इमेजिन करें, पहले यहाँ था और ये कैसे जा रहा है? इधर से ऐसे जाता है, ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे घूमना स्टार्ट किया, ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ से ये निकला, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कैसा है? ये इधर की तरफ जा रहा है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गया होगा। यहाँ पहुँचने के बाद इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। अब कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ पे आ गया होगा, फिर यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। फिर अब किसका किधर है? इस साइड। तो हम 4 पोजीशन लिए पार्टिकल का। पहले यहाँ पे लिए, उस समय जो मोशन हो रहा था किधर होता है? इस तरफ हो रहा था, लेफ़्ट की तरफ। और उसके बाद फिर सेकंड पोजीशन यहाँ लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मोशन हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। फिर थर्ड पोजीशन यहाँ लिए, जिसमें जो मोशन हो रहा है वो किधर हो रहा है? राइट की तरफ हो रहा है। और फोर्थ पोजीशन में जो मोशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमको इतना समझ में आ गया, ये जो बॉडी है यूनिफॉर्म घूम रहा चल रहा है। तो यूनिफॉर्म चल रहा है तो स्पीड तो इसका कांस्टेंट है, स्पीड इसका कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर वेलोसिटी का बात किया जाए तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका बस मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड हम लोग जान रहे हैं यूनिफॉर्म है तो सेम होगा। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो क्या होता है? वो एक इसके वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अगर हम देखें तो पहले पार्टिकल यहाँ था, यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर था? इस तरफ था। उसके बाद यहाँ आया तो फिर डायरेक्शन किधर होगी? नीचे। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ आने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर यहाँ आने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे भी डायरेक्शन। तो जो पार्टिकल है उसका कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो क्या करता है? डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो बार बार अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो वो कांस्टेंट तो है नहीं। तो वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब अगर कहीं पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कुछ टाइम लिया होगा ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितना वेलोसिटी है यहाँ पे एकदम फटाक से 0 सेकेंड में कर लिया होगा, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम लिया होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज करने में कुछ टाइम लिया होगा। तो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, कुछ टाइम में लेके चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। क्यों प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। वेलोसिटी जब चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए ये बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन। तो एग्जाम में पूछता है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मोशन इज एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड। तो जो मोशन है वो क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये जो मोशन है क्या है? एक्सेलरेटेड है। क्या है? एक्सेलरेटेड। कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। अच्छा, जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो भी तो चेंज होता होगा। यहाँ पे जितना एक्सेलरेशन है यहाँ पे भी चेंज हुआ होगा, फिर बढ़ा होगा, फिर बढ़ा होगा। मतलब ज़रूरी नहीं बढ़ रहा है, चेंज भी हो सकता है, घट भी सकता है,
बढ़ भी सकता है। तो मतलब जो एक्सेलरेशन है वो भी वेरिएबल है। क्या है? एक्सेलरेशन जो है वो भी वेरिएबल है, मतलब चेंज होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन है। अब हम लोग पहले पढ़े होंगे 9 में, दो तरह, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो कभी एग्जाम में कभी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दोनों लग भी रहा है सेम जैसा, दोनों में अंतर क्या है? तो अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात किया जाए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होता है, और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन वहीं पे अगर हम एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का बात किया जाए, किसका बारे में? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का बात किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? जो पार्टिकल है, ये एक बॉडी है, ये निकल पड़ा घूमने, अब ये जब जाएगा तो ये सीधा सीधी चले जा रहा है, और सीधा जा रहा है तो इसका स्पीड यूनिफॉर्म है, तो स्पीड तो इसका कांस्टेंट होगा। स्पीड कैसा होगा? स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, तो स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन अगर वेलोसिटी का बात किया जाए, किसका बात किया जाए? वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन, पहले यहाँ पे देखते हैं, ये पहले यहाँ था तो इस तरफ जा रहा था, फिर कुछ टाइम के बाद फिर भी इधर ही जा रहा है, फिर यहाँ पे देखें तो भी इधर ही जा रहा है, मतलब डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेम है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। कैसा है? वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो स्पीड भी कांस्टेंट है, साथ में वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेकिन अब वेलोसिटी जबकि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो ये जो मोशन है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये क्या है? एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा है? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, इसी वजह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन वहीं पे जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है वो क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होता है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये जो बॉडी है, ये जो मोशन है, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब अगर हम लोग इससे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही आगे बढ़ें, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी को अगर हम लोग बांध देते हैं किसी एक पर्टिकुलर, देखो अगर ये एक मार्कर को हम लोग क्या करें? बांध दें, किसी भी चीज़ से बांध दें। अगर हम इसको एक रबड़ के थ्रू ऐसे फंसा देते हैं, अब अगर हम इसको ऐसे पकड़ के और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको अभी अभी देखना, यहाँ पे बीच में जो रबड़ है इसमें टेंशन कितना है? इतनी है, मतलब अभी तो कम है बहुत। अब अगर इसको हम लोग सर्कुलर मोशन करवाते हैं तो देखो रबड़ का जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? रबड़ में जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। पहले कितना है? पहले तो कम है। यहाँ पे ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, मतलब बहुत कम टेंशन है। इसके पास मास है तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कम है। लेकिन जैसे ही हम इसको घुमाने स्टार्ट किए, सर्कुलर मोशन में लाएं, क्या हो रहा है? टेंशन बढ़ गया। और टेंशन का डायरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? मास का अपोजिट डायरेक्शन होता है। मास किधर है? नीचे। तो इसका जो ये जो स्ट्रिंग है या फिर जो भी रबड़ है, इसमें जो टेंशन होगा वो किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्रिएट हो रहा है, और वो किधर जा रहा है? सेंटर की तरफ जा रहा है, मेरे उंगली की तरफ जा रहा है। तो उसका डायरेक्शन किधर हो गया? सेंटर हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर इधर पढ़ते हैं, तो एक बॉडी है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, गोल 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 घुमा दी।
तो अगर एक बॉडी है, हम लोग क्या करें, उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिए। अब क्या होगा, जब ये बॉडी यहाँ है तो किधर जा रहा है, मोशन तो इधर कर रहा है, डायरेक्शन तो इधर है। यहाँ आने के बाद डायरेक्शन किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। फिर यहाँ आने के बाद डायरेक्शन इधर हो रहा है, यहाँ आने के बाद डायरेक्शन इधर हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और बॉडी में मास भी है। तो बॉडी में क्या है, मास है और साथ में एक्सेलरेशन भी है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। तो मतलब ये जो मोशन है यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, बॉडी का कुछ मास है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस तरह हम दिखाएं, जब बॉडी को हम लोग सर्कुलर मोशन करा रहे थे तो इस स्ट्रिंग में क्या हो रहा था, जो रबड़ है उसमें टेंशन क्रिएट हो रहा था, और टेंशन किधर जाता है, जैसे ये अगर बंधा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, मतलब जो टेंशन क्रिएट होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ। किधर होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि मास इधर है, ये बाहर की तरफ जाने खोज रहा है, लेकिन इस स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है मास के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो किधर होगा, अंदर की तरफ। तो ये किधर जाएगा, सेंटर की तरफ। ये सेंटर को हम लोग ओ मान लेते हैं। तो मतलब ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ये जो फोर्स जनरेट हुआ ये मोशन में, वो किधर, उसका डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की तरफ। उसी तरह यहाँ पे भी होगा। तो इस समय भी जो फोर्स जनरेट हुआ होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ। यहाँ पे भी जो फोर्स जनरेट हुआ होगा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में, सब में जो फोर्स है वो अंदर की तरफ जाएगा। अब ये जो फोर्स जनरेट हुआ ना, जिसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, सेंटर की तरफ है। किसके तरफ है, सेंटर की तरफ, टूवर्ड द सेंटर। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, वो फोर्स जो कि है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू गुजरता है तो उस समय जो फोर्स का जो डायरेक्शन, जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, किसके तरफ, सेंटर की तरफ एक्ट करता है, उसको, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर होता है, टूवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ। किधर होता है, सेंटर की तरफ। इसके बाद जो अगला, इसका एग्जांपल तुम लोग देखो, सोलार सिस्टम में अर्थ जो है वो सन के चारों बगल घूमते रहता है। ये मान लेते हैं यहाँ पे सन है और ये अर्थ है, तो सन के चारों तरफ ये घूमते रहता है। तो जो सन है वो अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पकड़ के रखा हुआ है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पकड़ा हुआ है तो वो क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। वहाँ पे जो सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो किसके तरह एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो एग्जाम्पल में हो गया सोलार सिस्टम। अब इसके बाद इसी का एक साथी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो असली में कोई फोर्स है ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम डायग्राम इमेजिन करो। अब यहाँ पे देखो, जो बॉडी है वो जब हम लोग इसको रिवॉल्व करवा रहे थे सर्कुलर मोशन में, इसको घुमा रहे थे, जब हम इसको ऐसे घुमा रहे थे तो पहले देखो ये बॉडी जो है यहाँ पे, अब स्ट्रिंग में ध्यान नहीं देना, बॉडी पे देना है। बॉडी देखो, ये जो बॉडी है ये अभी नज़दीक है सेंटर में, ये मेरा उंगली जो है ये सेंटर होगा, तो अभी नज़दीक है। जब इसको सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, देखो ये दूर जा रहा है, मेरे उंगली से दूर जाने खोज रहा है। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये मेरा उंगली छूटने के बाद दूर जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, दूर चले जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दूर इसको लेके जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये जो जब बॉडी सर्कुलर मोशन में जाता है, मतलब अगर ये यहाँ पे बंधा हुआ है, यहाँ पे बंधा हुआ है और ये बॉडी घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, लेकिन अगर ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, क्या हो जाएगा, दूर फेंका जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दूर चला जाएगा। अब इसको दूर लेके जाने वाला फोर्स कौन होगा, इसको दूर कौन लेके जा रहा है, तो इसको दूर लेके जाने वाला फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है जो कि बॉडी को बाहर की तरफ लेके जाता है। किसके तरफ लेके आ जाता है, बाहर की तरफ। तो अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर लेके जा रहा है, ये सेंटर से दूर लेके जा रहा है। तो सेंटर वो फोर्स acts away from the सेंटर, मतलब सेंटर से दूर लेके जाता है। उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेंटर से दूर। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है, वहीं पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किधर एक्ट करता है, सेंटर से अवे, दूर लेके जाता है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये रियल फोर्स नहीं है, सूडो फोर्स है। क्या है, सूडो फोर्स, मतलब छलावा। सूडो मतलब क्या होता है, छलावा। अब इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। थैंक यू।